साथियों नमस्कार। ईशान सर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है, पिछली क्लासों में अपन ने हड़प्पा नगर के बारे में अध्ययन किया था और आज जो अपन अध्ययन करने जा रहे हैं सिंधु सभ्यता टॉपिक पढ़ा रहा हूं मैं साथियों। और उसमें आज अपन जो अध्ययन करेंगे वो मोहनजोदड़ो के बारे में। किसके बारे में? मोहनजोदड़ो के बारे में। और मोहनजोदड़ो के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया, व्यवस्थित रूप से जिस प्रकार से हड़प्पा का अपन ने अध्ययन किया था वैसे के वैसे व्यवस्थित रूप से अपन मोहनजोदड़ो का भी अध्ययन करेंगे। तो मोहनजोदड़ो का अध्ययन करने के लिए मेरे खुद के द्वारा कुछ पॉइंट बनाए गए हैं आपके सामने। उन पॉइंटों के ऊपर अपन चर्चा करेंगे। एक तो सबसे पहले नाम या उसका और टाइटल जो होगा उसके बारे में अध्ययन करेंगे। दूसरा अपन उसकी स्थिति के बारे में, कहाँ है वो उसके बारे में। तीसरे उसकी खोज और उत्खनन के बारे में। चौथा उसके नगर नियोजन के बारे में। और पांच उसकी संरचनाओं के बारे में। संरचनाओं के बारे में महत्वपूर्ण क्यों सुनाते हैं, बाकायदा सारी संरचनाएं आपको बनाकर बताई जाएगी। उसके बाद संरचनाओं के अंदर जो पॉइंट्स अपन पढ़ने वाले हैं, पहला विशाल स्नानागार, दूसरा अन्नागार, तीसरा पुरोहित आवास जिसे महाविद्यालय भवन भी कहा गया है। फिर एक सभा भवन के बारे में पढ़ेंगे जो अपन को वहां से प्राप्त हुआ है। सड़कों के बारे में, ईंटों के बारे में, नालियों के बारे में, कुएं के बारे में और यदि समय रहा तो अन्य तथ्यों के बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो आइए बिना किसी औपचारिकता के साथ शुरू करते हैं अपन मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का सबसे पहले साथियों अपन लेंगे नाम। मोहनजोदड़ो का साथियों सबसे पहले क्या लेंगे? नाम। तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है सिंधी भाषा में मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। और इसका एक उपनाम अपन को और मिलता है। मोहनजोदड़ो को मर्दों का टीला, ये उसका सिंधी नाम हो गया अर्थ। और एक उसका उपनाम मिलता है सिंध का नक्सलिस्तान। सिंध का नक्सलिस्तान। ये हो गए इसके दो उपनाम। तो मोहनजोदड़ो अपन अध्ययन कर रहे हैं। आज मोहनजोदड़ो के बारे में ही पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ। नाम जिसके अंतर्गत मृतकों का टीला। अर्थ क्या होता है मोहनजोदड़ो का? सिंधी भाषा में अर्थ होता है मृतकों का टीला। और उपनाम इसे सिंध का नक्सलिस्तान भी कहा जाता है। अब इसके बारे में दूसरा जो पॉइंट लेंगे वो उसकी स्थिति के बारे में। मोहनजोदड़ो की स्थिति के बारे में। तो पहले वाले वीडियो के अंदर नदी वगैरह सारी बना के मैंने आपको बताई थी। मोहनजोदड़ो कौन सी नदी पर स्थित है? सिंधु नदी पर। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाएं किनारे पर स्थित है। तो देखिए यहाँ एक छोटा सा सूत्र मैं आपको बता देता हूं और इस सूत्र के माध्यम से आप तीन चीजें जो सिंधु नदी के किनारे जो नगर है वो याद कर सकते हैं। सिंधु नदी के किनारे तो मोहन चंदू को कोट दे दे। देखिए एक सिंपल सा सूत्र है, मोहन चंदू को कोड देते। ये तीनों के तीनों मोहन से मोहनजोदड़ो, चंदू से चंदूदड़ो और कोट से कोटदीजी। ये तीनों के तीनों नगर मोहनजोदड़ो, चंदूदड़ो और कोटदीजी, ये तीनों के तीनों नगर सिंधु नदी के किनारे बसे हुए हैं। तो एक चीज यहां पर क्लियर हो जाएगी आपकी। तो इसकी स्थिति मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे दाएं तट पर बसा हुआ था। अब उसके बाद दूसरा, ये वर्तमान में कहां पर है? तो ये वर्तमान में कहां पर है इसके बारे में अपन अध्ययन करते हैं। देखिए मोहनजोदड़ो वर्तमान, मोहनजोदड़ो जो है वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में
और जिला इसका हो जाएगा लरकाना। तो पहले मैंने मोहनजोदड़ो के अर्थ, मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में क्या होता है, मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में होता है मर्तकों का टीला। और उसके बाद दूसरा बताया था मैंने आपका इस मोहनजोदड़ो का उपनाम, तो सिंध का नकलिस्तान भी कहते हैं। नकलिस्तान मतलब रेगिस्तानी क्षेत्र के अंदर कोई हरी भरी भूमि होती है उसे नकलिस्तान कहा जाता है। फिर स्थिति तो ये कौन से नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे। तो मैंने बताया था सिंधु नदी के किनारे और कौन कौन से नगर विकसित हुए थे सिंधु सभ्यता के, वो भी एक सूत्र में आपको बता दिया। उसके बाद इसकी वर्तमान स्थिति, ये मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में आया हुआ है। अब महत्वपूर्ण चीज कि भाई हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच दूरी कितनी है, तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच 688 किलोमीटर की लगभग दूरी है। और पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था कि पिगट महोदय ने कहा कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों जुड़वा राजधानियां थी। तो इस प्रकार अपन ने नाम स्थिति के बारे में अध्ययन किया। अब जो तीसरा पॉइंट अपन लेने जा रहे हैं वो तीसरा पॉइंट लेंगे, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तीसरा पॉइंट फिर अपन लेते हैं खोज और उत्खनन। तो देखिए इसका पता 1922 ईस्वी में चला था और इसकी जो खुदाई की गई थी 1922 के अंदर जॉन मार्शल जो उस समय भारतीय पुरातत्व विभाग के निर्देशक थे उनके द्वारा और करने वाले R.D. बनर्जी, रतलदास बनर्जी के द्वारा इसकी खुदाई की गई थी। 1922 से लेकर 1930 तक जॉन मार्शल के नेतृत्व में, जॉन मार्शल के निर्देशन में यहां पर खुदाई का कार्य होता रहा। तो मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का ऐसा नगर है जिसकी 37 खुदाई हुई है। अधिकतर क्षेत्रों की लंबवत खुदाई हुई है, इसकी 37 खुदाई हुई है। तो इस प्रकार मैंने आपको आपके सामने नाम, स्थिति, खोज और उत्खनन के बारे में केवल मोहनजोदड़ो नगर के बारे में, केवल मोहनजोदड़ो नगर के बारे में बताया। अब अपन आगे चलते हैं मोहनजोदड़ो के नगर नियोजन के बारे में। तो एक बेहतरीन चीज मैं आपको बताता हूं, कई बार एग्जाम में पूछा गया है और बड़ा क्वेश्चन इसका बनता है। तो आरएस वालों के लिए भी अच्छा है कि भाई छोटा क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए सिंधु सभ्यता में नगर नियोजन था, सिंधु सभ्यता में नगर नियोजन था। तो सिंपल सी बात है, सिंधु सभ्यता में नगर नियोजन था, उसका आप वर्णन कैसे करोगे? तो सिंपल सी चीज है, मैं आपको बता दूं, सिंधु सभ्यता के अंदर मोहनजोदड़ो की खुदाई से हमें पता चला है वहां के लोग संरचनाओं के अंतर्गत अपन अध्ययन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सिंधु सभ्यता के अंदर मोहनजोदड़ो जो है मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का एक विशाल और समृद्ध नगर था। और ये विशाल और समृद्ध नगर इस प्रकार से वहां पर दो टीले मिले, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। वेस्ट में होने का से पश्चिमी टीला कहा गया है और इधर एक बड़ा सा टीला मिला है जिसे पूर्वी टीला कहा गया है। इस पश्चिमी टीले को ऊंचे पर स्थित होने का दुर्ग टीला और इसे नगर टीले के नाम से जाना जाता है। और इसकी जो खोज है वो व्हीलर ने की थी, वो व्हीलर ने की थी। अब देखिए इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण जो जो संरचनाएं बनी हुई हैं उन संरचनाओं के अंतर्गत क्या है मैं आपको बताता हूं। सिंपल, एक तो ये सामान्य से थोड़ा ऊपर उठा हुआ है, इसीलिए दुर्ग टीला या नगर टीला के दुर्ग टीला के नाम से जाना जाता है। और ये चारों तरफ से सुरक्षा दीवार से घिरा हुआ है और पूरी जो नगर है वो भी चारों तरफ से सुरक्षा दीवार से घिरा हुआ
है। ये दोनों चीजें मैंने आपको बताई थी। अब मुख्य संरचनाओं के अंतर्गत मैं आपको दुर्ग टीले की 5 संरचनाएं पढ़ाऊंगा। कितनी संरचनाएं पढ़ाऊंगा? 5 संरचना, और पांचों संरचनाएं यहां आपको बता रहा हूं। देखिए, सबसे पहले वहां पर जो अपन को सड़क मिलती है, ये जिसे राजपथ कहा गया है 9.15 का, ये है राजपथ। और राजपथ के पास एक छोटी सी यहाँ पर एक गली है जिसे देवीय मार्ग कहा गया है। और इसी देवीय मार्ग के सहारे यहाँ पर जो द्वितीय शताब्दी ईस्वी का स्तूप मिला है, और कनिष्क के द्वारा निर्मित चैत्य ग्रह भी अपन को यहीं से प्राप्त हुए हैं। इसीलिए इसको स्तूप टीला या आध्यात्मिक टीला के नाम से, या स्तूपों का शहर, इसके 3 नाम और मिलते हैं, तीनों बताता हूं। एक तो स्तूपों का शहर, या स्तूपों का टीला, या इसे आध्यात्मिक नगर, के नाम से जाना जाता है। तो दुर्ग टीले के 3 नाम आपको और मिल जाएंगे, स्तूपों का शहर, स्तूपों का टीला और आध्यात्मिक। क्यों कहते हैं? क्योंकि मैंने आपको बता दिया 2 चीजें वहां मिली है। एक तो 2nd सेंचुरी एडी का वहां पर स्तूप मिला है, और कनिष्क द्वारा निर्मित चैत्य मिला है। इनके प्रमाण अपन को वहां पर मिलते हैं। इस प्रकार अपन आगे पढ़ते हैं। यह हो गया उसका स्तूप। स्तूपों के सहारे यहां पर इस जगह पर बना हुआ है स्नानागार, और इस स्नानागार के पश्चिम में ही बना हुआ है माल गोदाम, जिसे अन्नागार कहा गया है। और इसके सहारे यहां पर आगे जो स्नानागार के नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर पूर्व के अंदर जो बना हुआ है, यह आपका पुरोहित आवास, जिसे प्रीस्ट को कॉलेज या महाविद्यालय भवन भी कहा गया है। और इसके दक्षिण में यहाँ पर, स्नानागार के दक्षिण में यहाँ पर जो बना हुआ है वो आपका सभा भवन। तो इन 5 संरचनाओं के बारे में मुख्य रूप से मैं आपको बताऊंगा। एक तो आपको बताऊंगा विशाल अन्नागार के बारे में, दूसरा विशाल स्नानागार के बारे में वापस जाता हूं, दूसरा आपको बताऊंगा अन्नागार के बारे में, तीसरा पुरोहित आवास के बारे में, चौथा सभा भवन के बारे में, और 5वां सड़कों के बारे में। तो दुर्ग संरचनाओं की पांचों के पांचों चीजें मैं आपको यहां बना के बताता हूं। उनकी लंबाई, उनकी चौड़ाई, और ये क्यों महत्वपूर्ण है, इनकी बनावट में उस जमाने के लोगों ने किस प्रकार से वास्तव में चीजों को काम में लिया, और ये क्यों बनाए गए थे, इनका क्या महत्व था, इनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। एक बार बोर्ड को साफ कर लेते हैं। तो चलिए मोहनजोदड़ो नगर के अपन जो है दुर्ग टीले की संरचनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले लेंगे विशाल स्नानागार। विशाल स्नानागार देखिएगा, जो मोहनजोदड़ो नगर का बहुत बड़ा स्नानागार वहां पर मिला है। और ये जो स्नानागार है, इसकी संरचना मैं आपको बता दूं, ये इस प्रकार से बना हुआ था। तो इस प्रकार विशाल स्नानागार अपन को मिला है। जिस स्नानागार का मैंने आपके सामने चित्र बनाया है, सिंपल है। देखिए, एक चीज और बता दूं मैं आपको, मीटर को यदि फीट में बदलना हो तो 1 मीटर में 3.28 फीट होते हैं। क्योंकि नाप मान लीजिए कहीं मैं मीटर से फुट में लिख दूं तो आप कंफ्यूजन नहीं हो। तो सबसे पहले इसकी लंबाई चौड़ाई, तो यदि फुट में लिखूं तो 108 चौड़ा और 180 फीट लंबा है। और वैसे लिखूं तो 33 मीटर तो स्नानागार चौड़ा है, और 54.86 मीटर लंबा है। और इसका जो जलाशय है, ये वाला ये जलाशय है, इस जलाशय का
39 इंटू 23 इंटू 8 फीट है, यानी ये घेरा कितना है 8 फीट घेरा है, 8 फीट घेरा है। इसके तीनों इधर भी बरामदा है, इधर भी बरामदा है, इधर भी बरामदा है और इधर वॉल्व है। तो इस वॉल्व को खोल दे तो पूरा जलाशय साफ हो जाता है, उसमें पानी की सप्लाई इस साइड के कुएं से होती थी। और ये जो बनाया गया उत्तर और दक्षिण दोनों दिशाओं के अंदर सीढ़ियां हैं, नीचे ईंटों का प्रयोग किया गया है जिसमें जिप्सम का गारा लगा हुआ है ताकि पानी को रोक सके। और इस साइड इसके 1 इंच मोटा प्लास्टर किया हुआ है। अब इसके बारे में विभिन्न विद्वानों के मत हैं, जैसे कि जॉन मार्शल साहब ने इसे विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहा गया। तो क्वेश्चन ऐसा आएगा, मोहनजोदड़ो या सिंधु सभ्यता के किस स्थल को जॉन मार्शल ने विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहा है? तो मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार को मार्शल साहब ने विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। और डी कोसाम्बी ने जो इतिहासकार है, डी कोसाम्बी ने इसको पुष्कर के समान और कमलताल के समान माना, पवित्र माना है। तो इस प्रकार ये जो स्नानागार है, ये स्नानागार हमें बताता है कि 2 चीजें के प्रमाण अपन को मिल सकते हैं। एक तो सिंधु सभ्यता के अंदर या मोहनजोदड़ो के जो लोग हैं वो सामूहिक स्नान करते थे, या मान लीजिए ऐसी कोई पूजा अर्चना पद्धति एक साथ सामूहिक मिलकर की जाती थी, इसीलिए इतने बड़े स्नानागारों का प्रयोग किया गया है। इस आगे के अध्ययन करते हैं अपन। ये हो गया आपका स्नानागार। अब अपन लेंगे वहां का अन्नागार या माल गोदाम। जो ऐसा मानते हैं कि मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी संरचना है माल गोदाम या अन्नागार, तो सिंपल सा है माल गोदाम या अन्नागार। ये जो माल गोदाम है वो मुख्य रूप से इसके अंदर 27 प्रकोष्ठ बने हुए हैं। कितने प्रकोष्ठ बने हुए हैं? 27 प्रकोष्ठ बने हुए हैं। और ये जो माल गोदाम जिसके अंदर 27 प्रकोष्ठ बने हुए हैं, इसकी लंबाई 45.76 इंटू 45.72 इंटू 22.86 मीटर का है। और इसके अंदर 27 प्रकोष्ठ बने हुए हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये राजकीय अन्न भंडार था और यहाँ जो टैक्स कलेक्शन के रूप में अन्न आता था उसको स्टोरेज किया जाता था। ऐसे माल गोदाम, ऐसे अन्नागार हमें मेसोपोटामिया की सभ्यता में और मिस्र की सभ्यता में भी देखने को मिलते हैं। तो एक तो अपन ने पढ़ा विशाल स्नानागार और दूसरा अपन ने पढ़ा अन्नागार। ये भी जो इसकी जो संरचना है वो ईंटों की थी और ऊपर निकलने के लिए मजदूरों के 2 फीट चौड़ा तक रास्ता था, और ऊपर की जो संरचना है वो शायद बांस की बनी हुई थी जो खत्म हो गई है, नष्ट हो गई है। इस प्रकार ये माल गोदाम था। तीसरा उसके बाद अपन आगे पढ़ेंगे वो है पुरोहित आवास। ये आया हुआ आपके पुरोहित आवास। अब इस पुरोहित आवास के अंतर्गत मुख्य रूप से ये जो पुरोहित आवास है, अब इस पुरोहित आवास के अंतर्गत 70.1 इंटू 23.77 मीटर का है ये, और इसमें 10 मीटर का एक वर्गाकार चौकोर है। अब ऐसा माना जाता है कि स्नानागार से नजदीकता होने के कारण इसकी स्थिति जो स्नानागार से है वो नॉर्थ ईस्ट में है, स्नानागार से उत्तर पूर्व में है। तो स्नानागार के पास में होने की वजह से शायद ये पुरोहितों का आवास ना हो, या मान लीजिए वो प्रमुख पृष्ठ थे जो पूजा अधिकारी थे, वे अपने शिष्यों को यहाँ पूजा अर्चना का ज्ञान दिया करते थे। और इसके बारे में ऐसा माना जाता है कि शायद ये महाविद्यालय भवन था या कॉलेज ऑफ प्रीस्ट था। अब आगे जो बचा हुआ है वो अपन चौथा जो पॉइंट लेंगे अपन वो लेंगे सभा भवन। देखिए ये सभा भवन आपके सामने दिया हुआ है। इस प्रकार जो स्नानागार है या जो मुख्य सड़क के दक्षिण के अंदर साउथ के अंदर जो है यहाँ पर सभा भवन मिला है। ये जो सभा भवन है 27 इंटू 27 मीटर चौड़ा है,
27 इंटू 27 मीटर चौड़ा है। इसके ऊपर की छत जो शायद बांसों की बनी थी या लकड़ी की बनी थी वो तो खत्म हो गई है, छत तो नहीं है, लेकिन जो पिलर बनाए गए थे उन पिलरों के अवशेष मिलते हैं। 5-5 की लाइन में 4 पंक्तियों में कुल 20 पिलरों का वहां पर निर्माण किया गया है। इनके बीच में चौकियां है, जगह है, ऐसा माना जाता है। मैके साहब तो कहते हैं कि यहाँ पर बाजार लगता था, यहाँ पर बाजार लगता था, लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना है ये सभा भवन था, यहाँ सभाएं की जाती थी। अब उसके बाद जो महत्वपूर्ण है वो है सड़क। तो मोहनजोदड़ो की जो प्रमुख सड़क थी वो थी 9.15 मीटर चौड़ी थी, जिसे इतिहासकारों ने राजपथ कहा गया है। जो इसकी मोहनजोदड़ो की प्रमुख विशेषता है, सड़कों का जो निर्माण किया गया था उसके अंतर्गत बड़ी सड़कें जो थी वो छोटी सड़कों से जुड़ी हुई थी और ये सब एक दूसरे को 90 डिग्री पर व्यवस्थित रूप से काटती थी। मुख्य सड़क जो थी वो 9.15 मीटर, जबकि बाकी सड़कें 2.75 से 2.75 से 3.66 मीटर तक की अपन को मिली है। और वहां जो गलियां जो मिली है 1.80 मीटर की गलियां अपन को मिली है। तो इस प्रकार मोहनजोदड़ो की जो मुख्य सड़क है वो अन्य सड़कों से और अन्य सड़कें जो थी वो सड़कों से जुड़ी हुई थी और सब एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, व्यवस्थित रूप से बसी हुई थी। तो इस प्रकार से साथियों मैंने आपके सामने पूरा का पूरा जो मोहनजोदड़ो उसका दुर्ग टीला जो था उसकी संरचनाओं के बारे में आपके सामने लिखा। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आसानी रहे, और स्क्रीनशॉट यदि आप लोगे तो आपको समझने में और आसान रहेगी। मैंने चित्र बनाकर आपके सामने एक अच्छा प्रयास किया। अब मैंने आपको बताया विशाल स्नानागार, अन्नागार, पुरोहित आवास, सौभवन और सड़कें, इन 5 चीजों के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब ईंटें, नालियां, कुएं और अन्य तथ्य। तो ईंटों के अंदर एक अच्छा क्वेश्चन बनता है, ईंट। तो इसमें 3-4 चीजें मैं यहां पर क्लियर कर देता हूं। सबसे पहले देखिएगा, प्राग हड़प्पा की ईंटों का क्या अनुपात था? तो एक अच्छा क्वेश्चन बनता है 3:2:1। ये तो था प्राग हड़प्पा की। और हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता की ईंटों का अनुपात क्या था? तो वो हो जाएगा 4:2:1। ईंटें 2 प्रकार से थी, एक तो पक्की ईंटें और दूसरी कच्ची ईंटें। पक्की ईंटें 2 प्रकार से तैयार की जाती थी, एक धूप में सुखाकर और दूसरी अग्नि में पकाकर। तो इस प्रकार से दोनों प्रकार की ईंटें, ईंटों की जो टाइप थी, ईंटों के जो प्रकार थे उसके अंतर्गत मुख्य रूप से ईंटें वर्गाकार, वर्ताकार, एल आकार, यू आकार आदि प्रकार की ईंटें थी। एल आकार की ईंटें जो दीवारों के कॉर्नर में काम में ली जाती, यू आकार की जो ईंटें हैं वो मुख्य रूप से कुएं के निर्माण में काम में ली जाती थी। वर्गाकार और वर्ताकार ईंटों का प्रयोग और आयताकार, अधिकतर जो ईंटें थी वो आयताकार थी। और सबसे बड़ी जो ईंट मिली है वो 51.43 इंटू 26.27 इंटू 6.35 सेंटीमीटर की ये सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी ईंट वहां से प्राप्त हुई है। बाकी अन्य खूब सारी जानकारी इसके बारे में, ईंटों के बारे में कभी
अन्य तथ्यों के अंदर अपन ले लेंगे। तो इस प्रकार से सीधी सी बात है, प्राग हड़प्पा का पूछे और हड़प्पा का दोनों में अंतर है। प्राग हड़प्पा की ईंटों का अनुपात 3:2:1 है और सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की ईंटों का अनुपात 4:2:1 है। अब आगे चलते हैं और आगे लेते हैं सिंधु सभ्यता की अंतर्गत मोहनजोदड़ो के अंतर्गत देखिए, नालियों के अंतर्गत सिंपल सी चीज है कि जो नालियां थी वो पक्की थी और ईंटों से निर्मित थी, ईंटों से निर्मित थी और सबसे बड़े जो नाले थे वो शहर से बाहर जाते थे। तो प्रत्येक जो भी मकान था, मकान की एक दीवार नालियों से जरूर सटी हुई थी और गली की नालियां मोहल्लों में और मोहल्लों की नालियां बाहर की तरफ सड़क पर और सड़क की मुख्य मार्ग से होते हुए शहर से बाहर जाती थी और नालियां पक्की ईंटों की बनी हुई थी। देखिए, सिंधु सभ्यता के लोगों की स्वच्छता या मोहनजोदड़ो के लोगों की स्वच्छता के प्रति या स्वास्थ्य के प्रति उनकी जो जागरूकता है वो वहां की नालियों के बारे में अपन देखने पर पता चलता है। उसके बाद अपन आगे पढ़ेंगे कुएं। मोहनजोदड़ो नगर के अंतर्गत 700 से अधिक कुएं मिले हैं और ये जो कुएं लगभग प्रत्येक मकान में कुएं मिले हैं। कई मकानों में एक से अधिक कुएं भी अपन को प्राप्त होते हैं और कुछ जगहों पर तो कुएं इस प्रकार से मिले हैं कि उसके 2 दरवाजे हैं, उसके 2 रास्ते हैं, एक तो आंतरिक घर वालों के लिए और दूसरा जो सड़क है इस ओर होता था, जो राहगीरों के लिए होता था। इस प्रकार अपन को मोहनजोदड़ो नगर के अंदर बड़ी संख्या में कुएं अपन को मिलते हैं। और अब जो अपन अध्ययन करेंगे वो एक है बचा हुआ मोहनजोदड़ो के अंतर्गत मोहनजोदड़ो नगर के भवन की बात करते हैं। तो वहां जो भवन मिले हैं, सड़कें जो हैं एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई सड़कें और इन्हीं समकोण पर काटती हुई सड़कों के मुख्य सड़क की तरफ न होकर सड़क के दूसरी ओर इस प्रकार भवनों का निर्माण किया गया था। और इन भवनों के अंदर 2 या 2 से अधिक वहां पर कमरे, प्रत्येक घर के अंदर रसोई और बाहर खुला आंगन और सीढ़ी की जानकारी अपन को मिलती है। और ये जो मकान जो थे वो लगभग पक्की और कच्ची ईंटों के बने हुए थे। इस प्रकार इन मकानों के अंदर एक या एक से अधिक मंजिलों के भी अपन को प्रमाण मिलते हैं। और मुख्य रूप से हवा के लिए जो है वो पत्थर की जालियां मोहनजोदड़ो में प्रयोग में की गई थी। और एनसीईआरटी बुक्स के अंदर ऐसा है भाई कि वे लोग मुख्य रूप से अपने घर के जो नीचे वाली मंजिल है वहां पर वो है जालियां वगैरह नहीं रखते थे, खिड़कियां वगैरह नहीं रखते थे और दूसरी मंजिलों में अपन को ऐसे प्रमाण मिलते हैं। तो इस प्रकार सिंधु सभ्यता के अंतर्गत मोहनजोदड़ो भवन के नगर मैंने आपको बताया। वैसे संपूर्ण सिंधु सभ्यता के अंदर जो नगर थे वो 3 प्रकार के थे, जिसके अंतर्गत विशाल निवास गृह, विशाल भवन और सार्वजनिक स्नानागार। तो इस प्रकार सिंधु सभ्यता के संपूर्ण सिंधु सभ्यता में जो भवनों के प्रकार अपन को मिलते हैं 3 प्रकार, निवास गृह, विशाल भवन और सार्वजनिक स्नानागार। और ये भवन जो मैंने आपके मोहनजोदड़ो नगर के बारे में बताया था। तो आज आपके सामने इस क्लास के अंदर मोहनजोदड़ो और उसकी संरचनाओं के बारे में बताने का प्रयास किया। और भी खूब सारी जानकारी मोहनजोदड़ो का अन्य तथ्य जो है वो बचा हुआ है, आगे की क्लासों में उसके अंदर भी आप काफी चीजें अपन को बताएंगे। और इससे आगे की जो अपने को क्लास होगी उस क्लास के अंदर सबसे महत्वपूर्ण जो होगा, कुछ तो मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा 4-5 क्वेश्चनों की ढंग की, और 1-2 चीजें और हैं जिसके अंदर मुख्य रूप से 50 से क्वेश्चन जो लेकर आएंगे उन क्वेश्चनों को आपके सामने बताएंगे जो अन्य से हटकर। देखो खूब सारी सामान्य चीजें मैं छोड़ रहा हूँ, इसलिए छोड़ रहा हूँ कि वे सामान्य चीजें सभी पढ़ते हैं और खूब जगहों पर मिल जाती है। मेरा पहला प्रयास यही रहता है कि नई जानकारी लाई जाए और नयापन के साथ बच्चों के सामने रखी जाए। तो इसाम सर की क्लास सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं अगली क्लासों में। बहुत बहुत धन्यवाद।